हेलो बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि आपका 9th क्लास का है व्याकरण जो पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो हम इसके पहले आपने पढ़ा था प्रत्यय उपसर्ग, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं आपका 3rd चैप्टर जो है समास। समास के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको और डिटेल में समझाया गया है। तो आप लोग समझिए समास। समास का शब्द, समास जो है इसका अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेपीकरण का मतलब होता है इसे शॉर्ट में लिखना। कोई शब्द शॉर्ट में लिखा रहता है संक्षेप में, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच विभक्तियां तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है। तो ये हो जाता है समास। यानी जब हम संक्षेपीकरण करते हैं, शॉर्ट रूप में लिखते हैं, तो समास होने पर जब हम समास बनाते हैं तो उन शब्दों के बीच की विभक्तियों का तथा योजक शब्द जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, यो जो और अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। जैसे आप देखिए, राजा का पुत्र, समास का आप क्या कर रहेंगे, समास बनाएंगे, इसका हो जाएगा राजपुत्र। तो आप देख रहे हैं राजा का जो है योजक चिन्ह है उसका वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। तो हो गया क्या, राजपुत्र। यहाँ राजा और पुत्र मिलकर एक नया शब्द, जो नया पद जो है राजपुत्र बन जाता है। तथा का बीच की विभक्ति जो है का, जो आप देख रहे हैं, इसका क्या हो गया, लोप हो जाता है, यानी ये अलग हो जाता है, यहाँ से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप, समास कहते हैं। ये हो गई आपकी समास की परिभाषा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। समास की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा समास किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देख रहे हैं आप समास की विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका समास की विशेषताएं। समास में दो पदों का योग होता है। पहली विशेषता हो गई इसकी, दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, समस्त पद। ठीक है, तो इसके दो समस्त पद हो जाता है। समस्त पद में पहले पद, इसमें समस्त पद में दो पद होते हैं। एक तो होता है पहला पद जिसे आप कहते हैं पूर्व पद, तथा बाद के पद को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है बच्चों, दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये भी आपको पता है। जैसे पूर्व पद क्या है आपका, रसोई, उत्तर पद है के लिए, तो हो जाएगा, इस समस्त पद बन जाएगा रसोई घर। ठीक है, तो इसका जो पद बीच में जो के लिए था ये अलग हो गया। ग्राम को गत यानी ग्रामगत, जल में मग्न जलमग्न। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। समस्त पद में के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद जो मिले हुए जो पद रहते हैं उनको आप अलग अलग, उसका पूर्व पद अलग कर देंगे और उत्तर पद अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका समास विग्रह। जैसे आपने संधि विच्छेद करते थे ना, वैसे ही आपका समास विग्रह है। अब आप देखिए, शोकातुल, शोक से अकुल, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये हो गया आपका समास विग्रह। अब समास के भेद देखिए। समास के मुख्यतः चार तथा दो गौण भेद होते हैं। इस प्रकार समास के निम्नलिखित कितने भेद हो गए, 6 भेद होते हैं। ये आपको याद करना है कि समास के भेद कितने होते हैं। आप कहेंगे इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके सभी के आपके नाम पता रहना चाहिए। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, मुख्य भेद होगा इसके। उसके बाद कर्मधारय, द्विगु समास, ये हो गए गौण भेद। तो आप देखें, सबसे पहले हम देखें अव्ययीभाव समास क्या होता है। ठीक है,
जिस समास में पहला पद अव्य हो उसे आप क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। इसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी अव्यय होता है। हाँ, इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण जरूर होता है, जैसे प्रति, धन, मास संज्ञा तथा योग्य विशेषण ऐसा होता है। तो वो पहला पद क्या रहेगा? इसमें अव्यय रहेगा। समस्त पद है आपका जन्मा, विग्रह करेंगे हो जाएगा बिना जन्मे। समस्त पद है आपका आजीवन, विग्रह हो जाएगा जीवन भर। आमरण, मरण तक। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा पहला अव्ययीभाव समास। इसके बाद आप देखें, इसके और एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, आप इनको पढ़ लीजिए। यथासंभव, ये यथानिम, यथाशक्ति, वे काम, ये आप पूरे पढ़ लेंगे और उनके विग्रह भी आप कर लेंगे, समझ लेंगे। अब तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद आप पता है, फर्स्ट एक रहता है पहला पद जिसे आप पूर्व पद कहते हैं, और एक रहता है लास्ट का पद उसे आप उत्तर पद कहते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जिस समास का उत्तर पद यानी लास्ट वाला पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। यहाँ पर क्या है, पहले वाले में आपको पहला पद प्रधान था विभाव में, इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा। तो आप देखिए क्या प्रधानता है इसमें, पूर्व पद गौण होता है, अर्थात पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के आधार पर इस समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब आप देखें इसके और भी सब टाइप हैं आपके तत्पुरुष के। कर्म तत्पुरुष समास। जिस सामासिक पद के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, समस्त पद है आपका ग्रामगत, तो ग्रामगत का हो जाएगा ग्राम को गया हुआ। समस्त पद देशगत, देश को गया हुआ। अब आप देखें इसका परलोक गमन, परलोक को गमन। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हमें उम्मीद है हम आपको पूरा सभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दो करते जा रहे हैं उसी के, तो आप पूरा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद करण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। तो इसे आप देख लीजिए। जिस सामासिक पद से पूर्व पद में करण कारक जो रहता है, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। आप लोगों ने कारक पढ़े होंगे, कितने कारक होते हैं उन्हीं से, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार कारक जो हैं उन्हें आप रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो करण तत्पुरुष कर्म से, क्रिया के द्वारा, ये सब अपादान, संप्रदान, ये कारक जो हैं आपके 8 जो भी नहीं, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कर्ता ने, कर्म से, क्रिया के द्वारा, ये जो है ना हमने अपने 8th क्लास में पढ़े थे, तो इन्हें आप एक बार रिपीट कर लीजिए। चाहे तो आपने 8th क्लास की बुक फिर से खोल लीजिएगा रिपीट करने के लिए, ग्रामर बुक, तो आपको बहुत सहायता हो जाएगी। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये होगा आपके समस्त पद विग्रह यानी करण तत्पुरुष। अब आप देख रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो उसे आप संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है आपका रसोई घर, तो विग्रह करेंगे आप रसोई के लिए घर। तो जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे यानी इसका समास बनाएंगे तो हो जाएगा
रसोई घर, और विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। ठीक है बच्चों, आप और आगे बढ़ते हैं। आप समस्त पद हैं आपके, विग्रह है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये यदि आपसे कहा जाए कि आप समस्त पद बनाइए, तो आप जैसे हमने लिख दिया देश के लिए भक्ति, ये लिखा हुआ है विग्रह, इसका समस्त पद बनाएंगे देशभक्ति। और यदि हम आपसे कहें इसका विग्रह कीजिए तो आप कर लेंगे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द में के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से, यानी उससे अलग होना, हमने आपको 8th क्लास में समझाया था, से अलग होना यानी उस अपादान यानी अलग का लोप होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी उससे अलग हो जाना, तो ये होता है अपादान तत्पुरुष। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप अपनी कारक जो हैं उन्हें, जो कारक हैं उनके कारक चिन्ह जो हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। संबंध तत्पुरुष, अब संबंध से तो आप समझ रहे हैं, इसमें रिलेशन बताया जाएगा। जिस सामासिक के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, ये जो है संबंध बताएंगे, इनका लोप होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ें रहेंगी नहीं, इनका लोप हो जाएगा, यानी इनके जो उनमें रहते हैं वो लोप हो जाते हैं। तो ये उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे संबंध सूचक है आपके का, की, के, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर लोप हो रहा है। विग्रह करेंगे तो वो चीज़ रहेंगे, लेकिन जब आप समस्त पद बनाएंगे तो वो लोप हो जाएगा। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह में तो राजा का पुत्र लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप समस्त पद बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, समास बनाएंगे उसका, तो उसका लोप हो जाएगा, है ना। जैसे राजनेता, राज्य का नेता। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का छठवां रूप है जो क्या है, अधिकरण। तो अधिकरण क्या होता है आप देख लीजिए, जिस सामाजिक शब्द के पूर्व पद से अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्मवीर, कर्म में वीर, शोक मग्न, शोक में मगन। तो आप समझ गए होंगे, ये आपके जो अधिकरण कारक चिन्ह जो हैं में, पर, इनका लोप हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें थर्ड जो है हमारा समास, द्वंद्व समास। ये हम आपको एक जरूर समझा रहे हैं, लेकिन आपको इसके सारे रूप पढ़ना है। जैसे हमने सिर्फ आपको बताया कर्मवीर, आप जलमग्न को भी पढ़ेंगे, रणवीर को भी पढ़ेंगे, जगवीति को भी, क्योंकि आप ये नहीं समझना कि सर ने सिर्फ एक ही समझाया तो बस यही एग्जाम आ गया, नहीं, आपको पढ़ना सब कुछ है। क्योंकि हम समय के अभाव के कारण, आपकी वीडियो अपलोडिंग के कारण ही हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वैसे भी हिंदी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा समझाना पड़ता है। अब द्वंद्व समाज देख रहे हैं आप, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच क्या होता है, उनके बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो, उसे आप क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। योजकों है, ये आपके कोने में लिखा हुआ है, योजकों यानी जिनको हम जोड़ते हैं ना, योजकों, दो शब्दों को जोड़ने वाले, तो प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें समास होने पर इन पदों के बीच और, या, तथा, अथवा का लोप हो जाता है, ये है आपका द्वंद्व समास। जैसे देखिए आप लोग रात दिन, तो विग्रह करेंगे रात और दिन, जब आप बनाएंगे समास तो हो जाएगा आपका रात दिन। फिर समस्त पद है आपका सुख दुख, सुख और दुख। तो जब ये इसलिए बताया गया है कि जब आप इसका समास करेंगे, समास बनाएंगे, तो इसके बीच के जो योजक चिन्ह हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, उनका क्या हो जाएगा,
लोप हो जाएगा। तो जो चीज़ उसमें रहती है वो उसमें मतलब उसका एग्जाम्पल है तो वो अलग हो जाती है, सुख और दुख। ऐसे ही आप इनको सबको पढ़ लेंगे। मान, अपमान, माता पिता, स्त्री पुरुष, मोह माया। ठीक है। अब आप देखिए बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। जिस समास में पूर्व यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दोनों लास्ट वाला पद दोनों ही प्रधान नहीं होते तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। उसका बहुब्रीहि समास होता है वह। उदाहरण जैसे नीलकंठ का विग्रह करेंगे हम। नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। यहाँ ना नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है, ये दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद शिव जी, शिव के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। इस समास को कुछ अन्य उदाहरण और हैं आपके, इसे आप कहते हैं बहुब्रीहि समास। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है, अर्थ कैलाश पर्वत का स्वामी है जो अर्थात शिव जी। महादेव, महान है देव जो अर्थात शिव जी। इस तरीके से आप पढ़ लेंगे सारे एग्जाम्पल इसके। और फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुब्रीहि समास हो गया आपका। और इसको देखें आप, इसके बाद देखें कर्मधारय। इसमें और ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हैं बहुब्रीहि समास के हैं, नीचे कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो तथा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान मतलब उपमा करने वाला, और उपमेय यानी जिसकी उपमा, जिसकी बड़ाई की जा रही है, उसे हम उपमेय कहते हैं। तो पीताम्बर, पीत है जो अंबर यानी पीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो नीलांबर, नीलांबर नीला है जो अंबर। तो ये उसकी विशेषता कहना चाहिए। जिस समास में एक पद विशेष और दूसरा विशेषण होता है, एक पद और दूसरा होता है विशेष। तो पीत विशेष है, उसकी विशेषता अंबर है, उस विशेषता कैसा है, उसकी विशेषता कैसी है कि पीला है वो, उसकी विशेषता क्वालिटी बता रहा है। उपमान, उपमेय और उपमान उपमेय और उपमेय उपमान कर्मधारय। देखिए आप लोग, ये क्या है? कमल नयन, कमल जैसे नयन। समस्त पद कुसुम कोमल यानी कुसुम जैसे कोमल। तो इसमें आप समझ जाएंगे कि एक पद जो आपका विशेष है और एक विशेषण है, एक उपमेय है और एक उपमान है। ठीक है, एक उपमा करने वाला और एक किसकी उपमा की गई है, बड़ाई की गई है। अब देखें आप द्विगु समास। यहाँ तो इसमें बहुत सिंपल है। आपको इसमें क्या है, आपको संख्या का विशेष काउंटिंग का ध्यान देना है। ऐसी नंबरिंग की बात होती है तो आप समझ जाएंगे ये द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे याद करना बहुत आसान है। एक पदी, एक पद वाला। दो राहा, दो राहों का समाहार। द्विघात यानी दो घातों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार यानी दो, समाहार का मतलब होता है वो दो चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ये तो सबसे सरल समास है आपका, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। दस भुज, दस भुजाओं का समूह। पचरंगा, पांच रंगों का समूह। तो ये हमें उम्मीद है कि आपने ध्यान से समझा होगा, और एक बार चाहे तो आप फिर से दो बार रिपीट करके समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आप प्रश्नाभ्यास करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नीलकंठ का एग्जाम्पल दिया है, सामासिक पद नीलकंठ है, विग्रह किया। नीला है, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। कौन सा समास है आप बता सकते हैं? ये बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही आपको ये सारे जो हैं फिल करना है, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आप लोग आ गए हैं,
9 10th वाले सभी बच्चों को क्या होता है, समझने की, अपने मन से करने की आवश्यकता होती है। तो आप पहले ध्यान से समझें और समझने के बाद इन्हें करें। तो ये हैं आपके, और भी हैं आपके, और इन्हें आप कर लेंगे और आंसर भी लिखे हैं। और हो सकता है कुछ ये आपके आंसर हैं, जब आप खुद से कर लेंगे उसके बाद आप इन्हें मिलाएंगे कि आपने कहाँ तक सही किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके और एग्जाम्पल के बाद इनके आंसर भी लिखे हमने आपके। आप कह रहे होंगे ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये स्वयं करने वाली चीज़ें हैं, इन्हें आप स्वयं ही करेंगे, इनके आंसर नहीं हैं। तो ये हैं आपकी, कहना चाहिए सॉरी, ये हैं आपकी सारी एक्सरसाइजेस, इन्हें आप कर लीजिएगा ध्यान से।